फिल्म की शुरुआत एक पूर्व सैनिक जेम्स राइट से होती है। वह एक मार्शल आर्ट्स स्कूल में चोरी छिपे घुसता है। उसका मिशन है अपने अतीत के एक आदमी को ढूंढना, लेकिन शुरुआत से ही हालात बिगड़ जाते हैं। जिस आदमी को वह ढूंढ रहा था वह असल में वर्तमान सेनासेई गुरु के पिता होते हैं। वह सेनासेई बहुत इज्जतदार और सख्त इंसान है। उसे यह बात पसंद नहीं आती कि एक अमेरिकी आकर उसके परिवार का अपमान करे। वह अपने छात्रों को आदेश देता है कि वे इस विदेशी को जल्दी खत्म कर दें, लेकिन प्लान उल्टा पड़ जाता है। जेम्स बहुत तेज और खतरनाक तरीके से लड़ता है। वह एक एक करके सबको हरा देता है। सेनासेई को समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण लड़ाई नहीं है। वह अपने लोगों को रोक देता है और पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? इससे पहले कि जवाब मिले, कहानी अचानक 1942 के बीते समय में चली जाती है। उस वक्त जापान एक कैद शिविर प्रिजन कैंप बना रहा था, जिसका नाम था मार्च ऑफ डेथ। ये दक्षिण पूर्व एशिया पर कब्जा करने की उनकी आखिरी कोशिश थी। वहीं उस युद्ध के बीच जेम्स भी था। वह अपने मरे हुए साथी की लाश को उठाकर खुद दफना रहा था, लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। अगली सुबह जापानी सैनिक जंगल में बचे हुए दुश्मनों को ढूंढ रहे थे। जेम्स ने छिपकर पत्थर फेंककर ध्यान भटकाया, फिर अचानक हमला कर दिया। उसने एक दुश्मन को मार गिराया और एक माइन बारूदी सुरंग भी उड़ा दी। थोड़ी देर के लिए लगा कि वह जीत जाएगा, लेकिन जंगल में बहुत ज्यादा सैनिक थे। वह भागने लगा, लेकिन दुश्मनों ने उसे देख लिया। आखिरी कोशिश में उसने चाकू फेंका, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर ने अपने सैनिकों को रोक दिया। उसे मारने नहीं दिया। ब्रिटिश सैनिक को जिंदा पकड़ो, उसे कैंप में ले आओ। कैंप के अंदर कैदी लोग समय काटने के लिए लकड़ी के छोटे डिब्बों में मकड़ियों की लड़ाई करवाते थे। यही उनकी एकमात्र मन बहलाने की चीज थी, जब तक कि जेम्स वहां नहीं पहुंचा। जैसे ही वह कैंप के गेट के अंदर आया, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। कैंप का कर्नल तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण कैदी नहीं है। जेम्स पहले ब्रिटिश एयरफोर्स का कमांडर रह चुका था। वह आदेश देने वाला आदमी था, न कि आदेश मानने वाला। कैंप की अनुशासन और शांति बनाए रखने के लिए कर्नल ने तय किया कि जेम्स को चुपचाप मार दिया जाए, दूसरे कैदियों को बताए बिना। पहली नजर में लगा जैसे जेम्स ने अपनी मौत स्वीकार कर ली है, लेकिन अंदर से वह हमले के लिए तैयार था। जैसे ही तलवार नीचे गिरी, वह बिजली की तरह झुक गया और पल भर में 3 गार्ड्स को मार गिराया। फिर से वह घने जंगल में भाग निकला। वहां उसे गिरे हुए एक हवाई जहाज का मलबा मिला, लेकिन उसकी भागने की कोशिश ज्यादा देर नहीं चली। अंधेरे में किसी हलचल से घबराकर उसने चाकू गिरा दिया और एक छिपे जाल में फंस गया। सैनिकों ने उसे फिर से कैंप में घसीट कर लाया, गर्व से अपने कमांडर को दिखाने के लिए कि जिसने उनके साथियों को मारा था उसे पकड़ लिया गया है। कर्नल ने जेम्स को ध्यान से देखा, उसकी गर्दन से डॉग टैग खींच लिया और उसकी कमर के नीचे छिपा एक बहादुरी का मेडल पाया। यह उसके साहस और सम्मान का सबूत था। कर्नल प्रभावित हुआ। उसने अपना फैसला बदल दिया। अब उसे मारने की बजाय जेम्स को बैरक्स में ले जाकर आराम करने का आदेश दिया, लेकिन उसका यह आराम ज्यादा देर नहीं टिकना था। सुबह होते ही जेम्स को एक और जानलेवा लड़ाई में उतारा जाने वाला था, जिसका अंजाम लगभग तय था, मौत। रात को एक गार्ड ने सुझाव दिया कि उसे सोते समय ही मार देते हैं, पर कर्नल ने मना कर दिया। वह चाहता था कि पूरा कैंप देखे कि जो आदमी उसके खिलाफ जाएगा उसका क्या हाल होगा। यह एक डर और सजा का सबक था। जेम्स को एक तंग सी जेल जैसी कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां उसकी मुलाकात कुछ और कैदियों से हुई। उनमें से ज्यादातर अमेरिकी थे। उन कैदियों में 2 लोग थे जिन्हें जेम्स कभी नहीं भूल सका। एक था घनी दाढ़ी वाला आदमी और दूसरा था गैब्रियल। वे दोनों बातचीत में थोड़ी उम्मीद ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या ब्रिटिश सेना हमें बचाने आएगी? लेकिन जेम्स चुप रहा। उसने उन्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं दी। उन्होंने सुना था कि पहले यहाँ कुछ वियतनामी कैदी भी थे, लेकिन जब तक नए कैदी आए, जापानी सैनिकों ने उन सबको मार डाला था। जेम्स ने याद किया कि जब उसकी स्क्वाड्रन हवाई टुकड़ी ने दुश्मन के ठिकाने की तरफ उड़ान भरी थी, तो दुश्मनों की गोलीबारी ने उनके जहाजों को गिरा दिया था। उसका विमान समुद्र में गिरा और लहरें उसे किनारे तक ले आईं। घर पर कमांड ने शायद समझ लिया होगा कि सभी पायलट मर गए हैं। इसका मतलब था अब कोई मदद नहीं आने वाली थी, न कोई बचाव, न कोई उम्मीद। कैंप के अंदर कैदियों ने बताया कि यहाँ की जिंदगी सख्त नियमों पर चलती है। कल उसे कैप्टन कॉलिंस से मिलवाया जाएगा, जो उसे कैंप के नियम सिखाएगा। लेकिन जेम्स जानता था कि उसका अंजाम पहले से तय है। वह भागने की कोशिश में कई जापानी सैनिकों को मार चुका था। अब उसके लिए बस फांसी या मौत ही बाकी थी, न कि कोई ट्रेनिंग या अनुशासन। फिर भी उसके मन में एक बार फिर भागने का ख्याल आया, लेकिन कैदियों ने तुरंत चेतावनी दी, यहाँ से भागना नामुमकिन है। कैंप एक अलग थलग द्वीप पर था। चारों तरफ पहरे वाले टॉवर और गश्त करने वाले सैनिक थे। जो भी भागने की कोशिश करता, वह जल्दी ही पकड़ लिया जाता और वापस घसीट कर लाया जाता। यह कैंप उन सबसे मजबूत और कीमती कैदियों के लिए था। उन्हें किले और दीवारें बनाने के लिए कठोर मेहनत कराई जाती थी। बहुत उत्तर में एक और जेल थी, जिसे कहा जाता था मार्च ऑफ डेथ। किसी को नहीं पता वहां क्या होता है, बस इतना मालूम था, जो वहां गया
वापस कभी नहीं आया। अगली सुबह तेज आवाजों और नारों से कैंप गूंज उठा। सैनिक उगते सूरज के नीचे प्रशिक्षण कर रहे थे। हवा में जूते की टकराहट और अनुशासन की सख्ती महसूस हो रही थी। वह समय था सजा का। गार्ड्स ने जेम्स के हाथ बांधे और उसे मैदान के बीच में ले आए, लेकिन भीड़ के सामने कमांडर ने आदेश दिया कि उसकी रस्सियां काट दो और जेम्स को वहां से हटा दिया गया। उसे किसी बड़े मकसद के लिए बचाया गया था। असल दृश्य अभी बाकी था। 2 कैदियों को सजा दी जाने वाली थी क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा खाना चुराकर अपने बिस्तर के नीचे छिपा लिया था। उन्हें मारा नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें कैंप के सबसे ताकतवर फाइटर से लड़ने पर मजबूर किया जाएगा। ये लड़ाई सिर्फ सजा नहीं थी, ये थी सबको डराने और तोड़ने की लड़ाई। कैंप का टॉप फाइटर बहुत डरावना दिखता था। वह मानो लोहे की मशीन हो। उसके घूंसे इतने जोरदार थे कि सबसे मजबूत कैदी भी हर वार पर कांप जाते थे। ये क्रूर प्रदर्शन सबको यह याद दिलाने के लिए था कि जो भी उगते सूरज के साम्राज्य जापान से चोरी करेगा, उसका यही हाल होगा। इस सज्जा के बाद भीड़ अगले दृश्य का इंतजार करने लगी, जेम्स राइट की मौत का, क्योंकि उसके सामने वाला दुश्मन इतना ताकतवर था कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन कुछ ही सेकंड में जेम्स ने उस भारी भरकम फाइटर को सिर्फ 2 सटीक वारों में गिरा दिया। कर्नल कुछ नहीं बोला। बिना कुछ कहे वह मुड़ा और अपने टेंट में चला गया। अंदर उसका सहायक अधिकारी बहस करने लगा। जेम्स को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे आदमी को आखिरी सांस तक तकलीफ मिलनी चाहिए। लेकिन कर्नल की सोच कुछ अलग थी। उसकी आंखों में दुश्मन की ताकत के लिए एक अजीब सी इज्जत झलक रही थी। फिर भी उसने कहा, उसका समय भी जल्द आएगा। कुछ देर बाद जेम्स की मुलाकात कैप्टन कॉलिंस से हुई। कॉलिंस उसकी लड़ाई की कला देखकर हैरान रह गया। थोड़ी देर बाद सबने थोड़ी खुशी मनाने का सोचा। दाढ़ी वाला कैदी अपनी घर पर बनाई शराब लेकर आया। वह इतनी तेज थी जैसे सीधा पेट्रोल पी लिया हो। लेकिन माहौल हल्का होता उससे पहले ही जापानी सैनिक अंदर घुस आए। उन्होंने आदेश दिया कि जेम्स तुरंत कर्नल के पास जाए। टेंट के अंदर एक युवा नर्स सामान ठीक कर रही थी। कुछ पल के लिए उसकी और जेम्स की नजरें मिली। बिना कुछ कहे उनमें एक इंसानी जुड़ाव महसूस हुआ। लेकिन कर्नल ने उसे शाबाशी देने के लिए नहीं बुलाया था। वह जेम्स की लड़ाई की शैली पहचान चुका था। वही पुरानी तकनीकें जो जापान में कभी प्रतिबंधित बैन की गई थीं। फिर उसने बात बदल दी और जेम्स के मेडल की तरफ इशारा किया। उसने बताया कि वह मेडल असल में जेम्स का नहीं, उसके पिता का था। कर्नल ने कहा कि उसका अपना पिता भी युद्ध का हीरो था, लेकिन यह मुलाकात उसके सम्मान के लिए नहीं थी। ठंडे चेहरे के साथ कर्नल ने अपने मरे हुए अफसर की तलवार कथाना निकाली और जेम्स के कंधे पर हल्की कट लगा दी। फिर आदेश दिया, उसे ले जाओ। संदेश साफ था, जेम्स की मौत अब पक्की थी। अगले दिन ही उसे फांसी जैसी लड़ाई में उतारा जाएगा। सुबह कर्नल ने एक नई लड़ाई का आयोजन किया। उसे पता था कि जेम्स की लड़ाई की शैली एक से ज्यादा विरोधियों के लिए नहीं बनी। इसलिए उसने 3 सबसे मजबूत सैनिकों को एक साथ जेम्स के खिलाफ भेजा। लेकिन जेम्स आंधी की तरह लड़ा। सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय में उसने तीनों को निहत्था और जमीन पर गिरा दिया। जब अंतिम बार से वह उन्हें मार सकता था, वह रुक गया। उसने उन्हें मारने से इनकार कर दिया। कर्नल फिर चुपचाप उठा, रिंग से बाहर निकला और अपने टेंट में वापस चला गया। बाद में अस्थायी बार में जेम्स ने बाकी कैदियों से कहा, वे सैनिक कायर नहीं थे, वे भी बस आदेश मान रहे थे, जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे हम सब। उसकी बातें सबके दिल पर भारी पड़ गईं। कुछ ही पलों बाद गोलियों की आवाजें कैंप में गूंज उठीं। कर्नल ने हारे हुए सैनिकों की फांसी का आदेश दे दिया था, यह याद दिलाने के लिए कि इस कैंप में रहम की कोई जगह नहीं। गैब्रियल और कॉलिंस अब बहुत घायल थे। उन्हें पता था कि जल्दी ही उन्हें दूसरे कैंप में भेजा जाएगा, जहां से कोई कभी वापस नहीं आता। समझते हुए कि समय कम है, जेम्स ने एक नया प्लान बनाया। उसने देखा था कि वॉच टावर पर एक रेडियो रखा है। अगर वे किसी तरह वहां पहुंच जाएं, तो ब्रिटिश फोर्स से संपर्क किया जा सकता है। बस एक सिग्नल भेजना था जो शायद आजादी का रास्ता खोल दे। बिना देर किए सबने मदद करने की हामी भर दी। अगले दिन के काम के वक्त कैदियों ने जानबूझकर हंगामा किया। चारों तरफ चिल्लाहट और अफरा तफरी मच गई। टावर पर खड़ा सिपाही नीचे झगड़ा रोकने उतर आया और वही मौका जेम्स ने पकड़ लिया। वह दौड़ता हुआ टावर पर चढ़ा, रेडियो निकाला और रेत की बोरियों के पीछे छिप गया। जैसे ही वह जाने वाला था, वह उसी नर्स को फिर देखता है। थोड़ी ही देर में एक सिपाही ने नर्स को छेड़ने की कोशिश की। उसने इनकार किया तो उसने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन नर्स ने जेम्स की मौजूदगी किसी को नहीं बताई। सुरक्षित लौटकर जेम्स ने रेडियो छिपा दिया। उन्होंने तय किया कि अभी सिग्नल नहीं भेजेंगे, पहले सही समय का इंतजार करेंगे। फिलहाल वे बस रेडियो सुनते रहे, उम्मीद में कि ब्रिटिश या अमेरिकन फोर्स की कोई आवाज सुनाई दे। लेकिन अगली सुबह मुसीबत आ गई। कर्नल ने अचानक सबको मैदान में इकट्ठा किया। वह यह जानना चाहता था कि किसने भागने की कोशिश की। जेम्स ने देखा कि एक कैदी बहुत घबराया हुआ है, जरूरत से ज्यादा। उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। रात होते ही
सच सामने आ गया। एक आदमी ने कैंप की सीमा पर एक छोटी सी जगह ढूंढ ली थी जहां पहरा ठीक से नहीं था। उसने वहां बाड़ में एक गुप्त छेद बना लिया। इस खोज का इस्तेमाल करके जेम्स ने भागने की तैयारी शुरू कर दी। उस रात जेम्स ने अपने बिस्तर पर एक नकली पुतला रख दिया ताकि पहरेदारों को लगे कि वह सो रहा है। फिर वह दाढ़ी वाले आदमी की चुपचाप मदद से बैरक से निकल गया। कई महीनों बाद पहली बार वह कैंप की बाड़ के बाहर कदम रख रहा था। थोड़ी देर बाद एक गार्ड कमरे की जांच के लिए आया और तुरंत समझ गया कि जेम्स गायब है। लेकिन जब उसने दाढ़ी वाले आदमी की कड़ी और चेतावनी भरी नजर देखी तो उसने कुछ नहीं कहा और वापस चला गया। इस बीच जेम्स सावधानी से जंगल से होकर समुद्र तट तक पहुंचा। वहां उसने रेडियो की आवाज में कुछ शब्द सुने, नवाजो भाषा में, जो अमेरिकी सैनिकों का गुप्त कोड था। आवाज की दिशा में जाकर उसने वहीं गिरा हुआ हवाई जहाज देखा जिसे उसने पहले भागने की कोशिश के समय देखा था। जहाज के पास उसे एक लोहे का हुक मिला जो खींचने टो करने के काम आता था। यहीं से उसके दिमाग में एक नया विचार आया। अगली सुबह जेम्स ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और सब कुछ बताया। उसने कहा कि रेडियो पर जो आवाजें आईं वे नवाजो भाषा में थीं, यानी अमेरिकी सेनाएं पास थीं, शायद हमला करने की तैयारी कर रही थीं। उसने यह भी बताया कि जंगल में उसे एक सही सलामत ग्लाइडर मिला है। अगर वे किसी उड़ते जहाज से उसे जोड़ पाएं तो यह उड़ सकता है और उन्हें आजादी तक ले जा सकता है। योजना सुनने में पागलपन लग रही थी, लेकिन कैदियों के पास खोने को कुछ नहीं था। सबने जोखिम उठाने का फैसला किया, लेकिन उनकी उम्मीद ज्यादा देर नहीं चली। सैनिक आए और जेम्स को पकड़कर कर्नल ईटो आयडो के सामने ले गए। कर्नल ने खुद भी नवाजो संदेश सुने थे और उसे लगा कि जेम्स उस भाषा का अनुवाद कर सकता है। पर जेम्स को उसकी कुछ समझ नहीं थी और अगर होती भी तो वह कभी अपने देश के साथ धोखा नहीं करता। ये सुनकर कर्नल गुस्से से भर गया। उसने आदेश दिया कि जेम्स को बांधो और तब तक पीटो जब तक वह घुटनों पर न गिर जाए। गार्ड्स ने बार बार उसे डंडों से मारा। हर चोट की आवाज पूरे तंबू में गूंज रही थी। जब जेम्स आखिरकार गिर पड़ा तो गार्ड्स ने उसे खोल दिया। वे अब मुट्ठियों से पिटाई खत्म करने वाले थे, लेकिन तभी जेम्स ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और सटीक वार करते हुए पलटकर हमला किया। उसने गार्ड्स को एक एक करके गिरा दिया, वो भी कर्नल ईटो के सामने। अपने ही सैनिकों को एक आधे बेहोश कैदी से हारते देखना कर्नल के लिए बेइज्जती थी। गुस्से में वह कैंप के बीच गया और कई मजदूरों को मौके पर ही गोली मार दी। उसने ऐलान किया कि अब बाकी कैदियों को मौत से भी बदतर हालात में जीना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद जेम्स बेहोश हो गया। जब वह 2 दिन बाद होश में आया तो वह अस्पताल इन्फर्मरी में पड़ा था। कर्नल ईटो ने कहा था कि उसे फिलहाल जिंदा रखा जाए। उसकी चोटों का इलाज वही युवा नर्स कर रही थी जिसे उसने पहले देखा था। उसका नाम था टेरेसा। वह 3 महीने से कैंप में काम कर रही थी, खुद भी वहां कैद जैसी जिंदगी जी रही थी। जेम्स ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक सैनिक अंदर आया और दोनों को अलग कर दिया। रात में जेम्स थकावट से आधा बेहोश अपने बिस्तर पर पड़ा था कि अचानक गोलियों की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। उसने आंखें खोली तो देखा एक तलवार उसके चेहरे से कुछ इंच दूर चमक रही थी। सामने कर्नल ईटो खड़ा था, एक और सार्वजनिक सज्जा दे रहा था ताकि सबको डर बना रहे। ये सब बस भय दिखाने का प्रदर्शन था, लेकिन इसी अफरा तफरी में कर्नल का असली इरादा साफ हो गया। वह जेम्स को छिपकर नहीं मारना चाहता था। हर लड़ाई, हर परीक्षा सम्मान की एक रस्म का हिस्सा थी। वह चाहता था कि जेम्स सामने से मुकाबले में मरे, जैसे उसके गुरु सेंसे ने उसे सिखाया था, वे ही जिन्होंने उसे प्रतिबंधित लड़ाई की तकनीकें दी थीं। जेम्स बुरी तरह घायल लेकिन टूटा नहीं, मुस्कुराकर बोला, अगर ये तुम्हारे सबसे अच्छे लड़ाके हैं तो मैं जरूर जिंदा घर लौटूंगा। ईटो का चेहरा नहीं बदला। उसने कहा कि अगर जापान हार गया तो कोई कैदी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, वह खुद सबको साथ लेकर मर जाएगा। जब जेम्स वापस बैरक पहुंचा तो उसके दोस्त इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सुबह सुबह अमेरिकी हवाई जहाजों ने ऊपर से उड़ान भरी और हजारों पर्चे, लीफलेट्स गिराए। उन कागजों में जापानी सैनिकों और अफसरों को चेतावनी दी गई थी कि मित्र सेनाएं देख रही हैं और उन्हें युद्ध कैदियों पर हुए अत्याचारों की जानकारी है। न्याय जरूर होगा। लेकिन जेम्स का चेहरा अब भी कठोर था। उसने उन्हें बताया कि कर्नल ईटो ने साफ कहा है वह हार नहीं मानेगा और अगर जापान हार भी गया तो वह सबको कामिकाजी की तरह खत्म कर देगा। सब चुप हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि अब वक्त बहुत कम बचा है। एक रात देर से गैब्रियल चुपके से कैंप से बाहर गया ताकि ग्लाइडर की जांच कर सके। लौटते समय उसकी मुलाकात जेम्स से हुई, लेकिन उनकी बैरक की राह अब रोक दी गई थी। वे दोनों, जेम्स और गैब्रियल ने झाड़ियों से होकर दूसरा रास्ता लेने की कोशिश की, लेकिन एक अकेला पहरेदार ने उन्हें देख लिया। अचानक हुई हलचल में पकड़ से बचने के लिए उन्हें उसे जल्दी से मारना पड़ा, लेकिन उस शोर ने एक और अफसर सूबेदार का ध्यान खींचा जो जांच करने आ गया। जेम्स जानता था कि वह अफसर क्रूर है, फिर भी उसने उसे मारने की बजाय छोड़ने का फैसला किया। वह अफसर बाद में उनकी मदद करके उन्हें बैरक कैदियों के कमरे
में वापस पहुंचाने में मदद करता है, लेकिन फिर वह जाकर पहले पहरेदार की हत्या की खबर गार्ड्स को दे देता है। थोड़ी ही देर में सैनिक बैरक में घुस पड़े और पूरा कैंप सन्नाटे में डूब गया। कर्नल अब सोच रहा था कि इसका क्या किया जाए। सुबह होते ही कर्नल ने सब कैदियों को इकट्ठा किया और बताया कि एक सैनिक मारा गया है। अब वह सच्चाई जानने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। कई निर्दोषों को सजा से बचाने के लिए जेम्स खुद आगे बढ़ा और बोला, वो मैंने किया। कर्नल ने कहा कि अगर वो सच बोल रहा है तो सबूत दो, और उसे मजबूर किया कि वह अपनी प्रतिबंधित लड़ाई की तकनीक किसी कैदी पर इस्तेमाल करे। लेकिन वह कैदी अपमानित होने से इनकार करता है और गार्ड्स तुरंत उसके सिर में गोली मार देते हैं। इसके बाद कैप्टन कॉलिंस को गार्ड्स के साथ लड़ाई में धकेल दिया गया, लेकिन जेम्स की तरह उसने भी उन्हें हरा दिया। इसके बाद कैदियों को जानवरों की तरह उनके बिस्तरों पर लौटा दिया गया और जेम्स फिर से कर्नल के सामने खड़ा था। बहुत तनाव भरी बातचीत के बीच जेम्स ने कर्नल को कावर्ड कहा और उसे एक ईमानदार द्वंद्व 1-on-1 फाइट की चुनौती दी। कर्नल ने गुस्से में सिर झटक कर जेम्स पर हमला करने की कोशिश की, फिर अचानक उसे पकड़ने का आदेश दिया और कहा कि उसे बाहर फेंक दो। उसी रात जेम्स और गैब्रियल ने वास्तव में भागने की कोशिश की। वे जंगल से होकर समुद्र तट की ओर बढ़े, जहां वे अमेरिकी सैनिकों से संपर्क करने की कोशिश करना चाहते थे। उन्होंने मिश्रित भाषाओं में बात की ताकि अगर कोई जापानी गश्त सुन ले तो भी उन्हें कुछ समझ न आए। उनकी योजना जोखिम भरी लेकिन सीधी थी। एक सिग्नल रॉकेट चुराना, उसे आसमान में दागना ताकि कोई गुजरता हुआ अमेरिकी विमान उन्हें देख सके और फिर वह विमान ग्लाइडर को पकड़कर खींच ले जाए, जिससे वे टापू से उड़कर भाग सकें। यह उनका एकमात्र मौका था उस श्रापित जगह से जिंदा निकलने का। लेकिन जब जेम्स और गैब्रियल वापस बैरक पहुंचे, वहां सब खाली था। बिस्तर उलट पलट चुके थे, रोशनी बुझी हुई थी और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, सैनिकों का एक दल अंदर घुसा और दोनों को बेहोश कर दिया। जब वे होश में आए तो ऊपर से हवाई जहाजों की गरजती आवाजें सुनाई दे रही थीं। इंजन बहुत नीचे उड़ रहे थे। पास में नर्सें आसमान की ओर देख रही थीं। उन्हें उम्मीद थी कि अमेरिकी सैनिक आखिरकार आ गए हैं उन्हें बचाने। कुछ ही पलों बाद पूरा टापू युद्ध में बदल गया। हर तरफ गोलियां और धमाके गूंजने लगे। कैदियों को रस्सियों से बांध दिया गया और अमेरिकी हमला यूएस असॉल्ट शुरू हो चुका था। कर्नल ईतो काबू खो बैठा। गुस्से में उसने जिसे भी देखा मारना शुरू कर दिया, चाहे वो उसका सैनिक हो या कैदी। गोलियों की बारिश के बीच जेम्स को समझ आया कि उन्हें रेडियो तक पहुंचना होगा और अमेरिकी सेनाओं से दोबारा संपर्क करना होगा। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो रेडियो टूट चुका था, हमले में पूरी तरह नष्ट हो गया था। अब उनकी आखिरी उम्मीद वॉच टावर थी, शायद वहां वाला ट्रांसमीटर अब भी काम कर रहा हो। इसी बीच नर्सों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने गार्ड का ध्यान भटकाया, उसे पास बुलाया और फिर अपने ही हाथों से उसे मार डाला। नर्सों ने गार्ड को मारकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे जेम्स और बाकी लोग टावर पर चढ़ सके। ऊपर पहुंचते ही गैब्रियल ने तुरंत एसओएस सिग्नल भेजना शुरू किया। नीचे पूरा कैंप हंगामे में बदल गया। जापानी सैनिक भागने की कोशिश कर रहे कैदियों पर गोली चलाने लगे। जेम्स ये सब चुपचाप नहीं देख सका। उसने एक राइफल उठाई और गार्ड्स पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कई सैनिक गिर गए और बाकी कैदियों में लड़ने की हिम्मत जाग उठी। देखते ही देखते पूरा कैंप जंग का मैदान बन गया। कैदी जो कुछ भी उनके हाथ में आया, लकड़ी, पत्थर, लोहे की छड़ें, उनसे लड़ने लगे। आजादी की लड़ाई अब पूरे जोश में थी। इसी अफरा तफरी के बीच कैप्टन कॉलिंस का सामना उसी अफसर से हुआ जिसने शुरुआत से उन्हें सताया था। लड़ाई बहुत तेज थी, लेकिन ज्यादा देर नहीं चली। कॉलिंस ने पहले बढ़त बनाई, लेकिन तभी पीछे से चली गोली ने उसकी जान ले ली। अपने दोस्त को गिरते देख जेम्स का गुस्सा और दृढ़ निश्चय दोनों बढ़ गए। वह सीधे कर्नल ईटो के टेंट में घुसा, जहां कर्नल तलवार लिए तैयार खड़ा था। दोनों के बीच आखिरी और सबसे भयानक द्वंद्व हुआ। स्टील की टकराहट, खून और जिद। आखिरकार कर्नल ईटो हार गया। जेम्स उसके ऊपर खड़ा था, लहूलुहान, थका हुआ लेकिन विजयी। उसी समय गैब्रियल वहां पहुंचा और जेम्स को खींचकर बाहर ले गया। आसमान में इंजनों की तेज गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। अमेरिकी जहाज ऊपर आ चुके थे। अब समय बहुत कम था। वे दोनों भागते हुए जंगल की ओर दौड़े। पीछे से एक सैनिक ने राइफल उठाई ताकि उन्हें गोली मार दे, लेकिन तभी कर्नल ईटो खुद आगे आया और सैनिक का हाथ नीचे कर दिया। बिना कुछ बोले उसने उन्हें जाने दिया। यह उसका आखिरी सम्मानजनक काम था। जेम्स और गैब्रियल जंगल पार करते हुए आखिरकार उस ग्लाइडर तक पहुंच गए। ऊपर आसमान में अमेरिकी विमान अपना आखिरी हमला करने के लिए घूम रहे थे। कुछ ही पलों में जापानी सैनिक पेड़ों के बीच से निकल आए, लेकिन इससे पहले कि वे करीब पहुंचते, अमेरिकी विमानों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां बरसने लगीं। हर सैनिक गिर पड़ा, यहां तक कि वो युवा गार्ड भी जिसने पहले कैदियों पर दया दिखाई थी। धुएं और धमाकों के बीच जेम्स ने रस्सी का हुक उठाया और उसे ग्लाइडर से जोड़ दिया। उसी पल एक अमेरिकी विमान नीचे आया, रस्सी फंसी और ग्लाइडर जमीन से ऊपर उठ गया, आसमान की ओर उड़ चला। नीचे द्वीप छोटा होता गया और दोनों ने वादा किया
कि एक दिन वे वापस आएंगे उन सबको आजाद कराने जो अब भी उन कैंपों में कैद हैं। सालों बाद वही वादा जेम्स को जापान के एक शांत मार्शल आर्ट्स स्कूल तक ले आया। वह वहां आया था उस आदमी को ढूंढने जिसने कभी कर्नल ईटो को प्रशिक्षित किया था। वर्तमान मास्टर ने अपने छात्रों को छुट्टी दी और जेम्स की कहानी ध्यान से सुनी। उसने बताया, मेरे पिता पुराने सेंसेई 1 साल पहले गुजर गए, लेकिन मरने से पहले उन्होंने कहा था, एक दिन एक विदेशी आएगा जो हमारे प्रतिबंधित युद्ध कौशल को साथ लेकर आएगा। जिज्ञासा से भरे युवा सेंसेई ने कहा, दिखाओ वो तकनीक कैसी है। शांत लेकिन सटीक हरकतों में जेम्स ने अपने खतरनाक युद्ध कौशल के सभी मूव्स दिखाए, हर बार हमले से बस 1 इंच पहले रुकते हुए। मास्टर तुरंत समझ गया ये तकनीकें असली थीं और इस विदेशी जेम्स की कला पर कोई शक नहीं था। उसे अपने पिता के आखिरी शब्द याद आए। वह अंदर गया और एक छोटा लकड़ी का डिब्बा लेकर लौटा। उस डिब्बे में एक धातु का टुकड़ा और एक डॉग टैग फौजी पहचान पत्र रखा था। वो जेम्स के पिता का था। दोनों ने बिना कोई शब्द बोले सम्मान के साथ उस वस्तु का आदान प्रदान किया। उस पल 2 योद्धा जो कभी युद्ध से बंटे थे अब शांति में एक साथ खड़े थे और मजबूत और बहादुरों के बीच इस सम्मान के क्षण के साथ कहानी यहीं समाप्त हुई।